वेलकम बैक दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें। चाहे आप प्राथमिक विद्यालय के सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू शिक्षक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के किसी भी विषय के शिक्षक हों, हम सक्षमता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर भेजे जाते हैं। हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम इस सक्षमता परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारे नोट्स आपकी सफलता के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, सक्षमता एग्ज़ाम में उर्दू टीचर से सारे सवालात उर्दू ज़बान में ही पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम उर्दू शिक्षकों के लिए सक्षमता टेस्ट 1 के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन को देखेंगे। ये सक्षमता टेस्ट हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिसके इम्तिहान में आने के इम्कान काफ़ी ज़्यादा हैं। आज के इस सेशन में हम कुल 100 सवालात को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेस्ट 1 में जो पहला सवाल हमने ऐड किया था वो था कि जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, इमानत के माने क्या हैं। इमानत का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी जायदाद जिसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। इसका उल्टा होता है खयानत, यानी खयानत का मतलब यह होता है कि आपने उसे बर्बाद कर दिया। बाकी वईदत हो, तहवील हो, सुपुर्द हो, ये सब अमानत के ही माने हैं। अगला सवाल है, आका की जिद बताएं। आका का मतलब होता है मालिक, इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा हो जाएगा गुलाम। जिद का मतलब ही होता है गुलाम। अगला सवाल है, चौथा नंबर, वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं। ऐसी नज़म को हमद कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए, और नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ की जाए। अगला सवाल है, पांचवा नंबर, ज़ैल में लाहिका की मिसाल है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि लाहिका होता क्या है। साबका जो होता है वो किसी भी लफ्ज़ के पहले लगकर एक नया अल्फाज बनाता है। लाहिका इसका ठीक उल्टा होता है, या पहले नहीं बल्कि बाद में लगता है। आइए हम इसी 4 ऑप्शन में साबका लाहिका दोनों दिखाते हैं। यह है बेदीन, इसमें जो है बे साबका लगा है दीन में, तो एक नया लफ्ज़ बनाया है बेदीन। अब अगला ऑप्शन है बाखुदा, इसमें बा साबका लगा है खुदा में, तो बाखुदा एक नया लफ्ज़ बना। बखिदमत, ब जो है बे साबका खिदमत में लगा, तो एक नया लफ्ज़ बखिदमत बनाया। खिदमत में गुजार लाहिका जब लगता है तो खिदमत गुजार बनता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। हमारे नबी जो पाक जो थे उसके बहुत सारे लक़ब थे। उन्हें अहमद मुस्तफ़ा, हबीब खुदा, सरवर अंबिया, यासीन, अहमद, मोहम्मद और बहुत सारे लक़ब थे, यानी सब ऑप्शन सही हैं ऊपर के तमाम। अगला सवाल है, ज़ैल में मुज़क्कर कौन है। मुज़क्कर उसे कहते हैं जो मेल हो, मुअन्नस उसे कहते हैं जो फीमेल हो। उर्दू, आज़ाद, हवा, इजाज़त, चारों ऑप्शन पर जब आप गौर करेंगे तो आज़ाद होता है मुज़क्कर। अगला सवाल है, थाइपोलिस गुदूद कहाँ पाए जाते हैं। ये एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है जो दिमाग में पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बदन के अंदर ही होता है। अगला सवाल है, गुलशन गुलशन फूल खिलाओ, लम्हा लम्हा खुशहा पाओ, एक नारा है, इसका मुकाम क्या होगा। यानी ऐसे नारे कहाँ पर लगाए जाएंगे, कागज पर लिखकर कहाँ पर चिपकाए जा सकते हैं। गुलशन गुलशन फूल खिलाओ, लम्हा लम्हा खुशियाँ पाओ। जब बात हो रही है फूल की, बात हो रही है गुलशन और बाग की, तो ऐसे नारे जो है बाग के आसपास ही लगाए जाएंगे।
क्योंकि फूल खिलेगा तो खुशियाँ मिलेगी। ये खुशियाँ अलग अलग सूरतों में मिलेगी। अगला सवाल है, मुनाजात के मुतरादिफ नहीं है। मुनाजात एक नज़म होती है, ऐसी नज़म होती है जिसमें बंदा जो है रब्बे कायनात की तारीफ़ करता है, फिर रब से फरियाद करता है। बंदा रब की तारीफ़ करेगा, फिर फरियाद करेगा, यानी वो इल्तजा करेगा, दरख्वास्त करेगा, दुआ मांगेगा। लेकिन दवा जो है मुनाजात का मुतरादिफ नहीं है। मुतरादिफ कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिसका माना सेम हो, यानी मुनाजात का जो माना है वो दुआ, दरखास्त, इल्तजा का है, लेकिन दवा का नहीं। अगला सवाल है, 11 नंबर, लोहे के चने चबाने का क्या मतलब है। एक मुहावरा होता है लोहे के चने चबाना, इसका मतलब होता है खूब मेहनत करना। अगला सवाल है, झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। तस्दीक लिखा हुआ है लेकिन 3 गलत है, 1 सही है। तस्दीक में सीन नहीं बल्कि साद होता है, तो नहीं बल्कि ते होता है, काफ होता है ना कि काफ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वो इस्म जो किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं। ऐसा इस्म जो सिफत बतलाता है उसमें इसमें सिफत यानी विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे काला हो, गोरा हो, पीला हो, नीला हो, यानी इसे इसमें सिफत कहते हैं। अगला सवाल है, 14 नंबर, वो कहानी जिसको स्टेज पर किरदारों की मदद से पेश किया जाए उसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामा का ऑर्गेनाइज होता है लम्हा लम्हा, वक्त ब वक्त। आपने देखा होगा कि ये स्टेज बनता है और किरदारों की मदद से उसे फिल्म की शक्ल दी जाती है। अगला सवाल है, खुशी का हम माना बोलते हैं मुतरादिफ को जिसका मीनिंग सेम हो। खुशी का हम माना हो जाएगा मुसर्रत। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, नालंदा की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी किस मजहब का तालीमी मरकज़ था। नालंदा में जो बहुत पहले यूनिवर्सिटी था वो बौद्ध मजहब का तालीमी मरकज़ था। बौद्धिस्ट की शिक्षा दी जाती थी। अगला सवाल है, ताजमहल की तामीर किस मुगल बादशाह ने करवाया था। ताजमहल जो आगरा में है इसकी तामीर शाहजहां ने करवाया था मुमताज महल की याद में, जो उसकी बेगम थी। अगला सवाल है, 18 नंबर, आयात की जमा क्या है। जमा बोलते हैं प्लुरल को, बहुवचन को। आयात की जमा हो जाएगा आयात। अगला सवाल है, हमारे मुल्क का कौमी दरख्त कौन है। हमारे मुल्क का कौमी दरख्त है बरगद। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, हुरूफ की सही तरतीब पहचानिए। यहाँ पर जो है 4 तरतीब दिया हुआ है हुरूफ तहजी का, जिसमें 3 गलत है। रे के बाद पे नहीं बल्कि पे के बाद रे आता है। यहाँ अलिफ दाम लाम तो है, तो जो है लाम से पहले आता है, यानी ये दोनों नहीं हो सकता है। काफ एन मीम ये, इसमें जो है एन जो है काफ के पहले आता है, ये भी गलत है। लेकिन अलिफ के बाद बे आता है, बे के बाद जीम आता है, जीम के बाद दाल आता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन ये दूसरे खलीफा थे। खलीफों की तरतीब में बतलाना चाहूँगा। मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा थे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। चौथे खलीफा थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अगला सवाल है, 22 नंबर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सबसे बड़े कौन थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काफ़ी फेमस थे शहनाई बजाने में। यह जो है सबसे बड़े शहनाई नवाज थे। अगला सवाल है, दीपावली का त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है। दीपावली जो होता है यह सर्दी के मौसम में मनाया जाता है। अगला सवाल है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए हैं, उसमें नमक सत्याग्रह भी काफ़ी फेमस है और इसकी शुरुआत उन्होंने 1930 से दांडी यात्रा से की थी। अहमदाबाद के दांडी में जाकर नमक बनाया था। अगला सवाल है, 25 नंबर, माँ बाप की डैश करनी चाहिए। माँ बाप की अतात करनी चाहिए। अतात का मतलब होता है फर्मा बरदारी करना, बात को मानना, कहना मानना। बात रही बागी ऑप्शन की, मलामत का मतलब है बेइज्जती, बगावत होता है उससे लड़ना।
इबादत तो करना नहीं चाहिए अल्लाह के अलावा किसी का। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, ज़ैल में किसका इस्तेमाल इस्म के बदले होता है? ज़मीर का इस्तेमाल इस्म के बदले होता है। अगला सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती केस कब अंजाम पाया था? काकोरी कांड जो हुआ था जिसमें अशफाकुल्ला खां शहीद और रोशन सिंह बहुत सारे लोगों को फांसी दी गई थी, इन्हीं लोगों ने इसे अंजाम दिया था। यह घटना हुई थी 1925 में, यानी यह 1925 में काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को लूटा गया था। अगला सवाल है 28 नंबर, x की कदर x/5 बराबर 12 में तलाश करें। यानी एक इक्वेशन दिया हुआ है x बराबर 5 बराबर 12, इसमें x का वैल्यू क्या होगा? आइए इसे हम सॉल्व करके दिखलाते हैं। दोस्तों, जब x/5 बराबर 12 है तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम 5 से 12 को गुना करेंगे, क्योंकि बराबर के लेफ्ट साइड में कोई भाग में रहता है तो राइट साइड में गुना में हो जाता है, गुना में रहता है तो भाग में हो जाता है, प्लस में रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ भाग में है इसलिए हम गुना करेंगे। 12 को 5 से गुना करते हैं तो 60 आता है, यानी x का वैल्यू 60 हो जाएगा। अगर हम इसमें ऑप्शन को देखें तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 29 नंबर, चौकोर के जावियों का मजमुआ क्या होता है? कोई जो चौकोर होता है जिसे चतुर्भुज कहते हैं, इसके जाविये का मजमुआ 360 डिग्री होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 30 नंबर, मुंदरजा ज़ैल में कौन सा 11,1111 की नुमाइंदगी करता है? 11,1111 आपको पता होगा, गिनती जब हम गिनते हैं तो दाएं साइड से गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये 11,000 नहीं बल्कि लाख तक चला गया। हमें केवल चाहिए 11,1111। आइए हम इसे देखते हैं। इसे हम सॉल्व करने के लिए एक तरफ लिखते हैं 11,000, दूसरी तरफ लिखते हैं 1111। हमने 11,000 लिख दिया और 1111 भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सिंपली जब 11,000 में 1111 को जोड़ते हैं तो 12,111 हासिल होता है, जो सही जवाब है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मुंदरजा झैल नंबरों में से कौन सा सऊदी तरतीब में तरतीब दिया गया है? सऊदी तरतीब किसे कहते हैं? इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सऊदी तरतीब में सजाने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी आदत को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़े आदत को, उसके बाद उससे बड़े आदत को, यानी छोटे से बड़े की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। अगर आप चारों ऑप्शन पे गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि 1011, 1111, 1110, 1111 ये जो है सऊदी तरतीब में असेंडिंग ऑर्डर में सजाया गया है। अगला सवाल है, एक टोकरी है जिसमें 4 दर्जन केले हैं, ऐसी 7 टोकरी में कितने केले होंगे? आइए हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। एक टोकरी में जब 4 दर्जन केले हो तो टोकरी में कुल केले कितने हैं? वो 48 हैं, क्योंकि एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो 4 दर्जन में 12 चौके 48 केले हो जाएंगे। अब बात रही 7 टोकरी की, तो हम 48 को 7 से गुना करेंगे तो 336 आएगा, यानी 7 टोकरी में कुल मिलाकर 336 केले मौजूद हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगला सवाल है, नंबरों को 8 सैकड़ों 7 दसियों 9 यूनिट्स को कैसे लिखेंगे? यानी ऐसा नंबर जिसमें सैकड़ा जो है 8 हो, 7 जो है 10वें स्थान पर हो और 9 जो हो वो इकाई जगह पर हो। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे होंगे हमने 8 सैकड़ा लिख लिया, क्वेश्चन से देखकर 7 दहाई लिख लिया, फिर 9 इकाई लिख लिया। सैकड़ा को हमने 100 से गुना किया है, दहाई को 10 से, इकाई को 1 से। जब सबको आपस में जोड़ेंगे तो वह 879 हासिल हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे ये ऑप्शन सी में अवेलेबल है। अगला सवाल है 34 नंबर, 520 में 5 की मकामी कीमत क्या है? मकामी कीमत बोलते हैं प्लेस वैल्यू को, यानी मकाम के मुताबिक कीमत बदलता रहता है। मकामी कीमत निकालने की बात की जाए तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा,
520 में 5 तलाशिए कहाँ पर है। 5 के दाएं जानिब कितने अदद हैं। 5 के दाएं जानिब आप देख रहे होंगे 2 अदद है। हम जो है 5 पर 2 जीरो बैठा देंगे, यही 5 की मकामी कीमत हो जाएगी। अगला सवाल है, एक अदद जो अपने और एक के अलावा किसी और अदद से तकसीम नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा अदद जो अपने से तकसीम हो, एक से तकसीम हो और किसी से तकसीम न हो, ऐसे अदद को प्राइम नंबर कहा जाता है। हिंदी में इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर, मुंदरजा झैल में किस कसर की ज्यादा से ज्यादा कदर है। 4 ऑप्शन है किसका वैल्यू ज्यादा है। 13/13 1 होता है, 13/0 इनफाइनाइट होता है, 13/1 का वैल्यू 13 होता है, 1/13 यानी 1 का जो है 13वां हिस्सा जो 0 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये तो काफ़ी कम है, सबसे कम ये है, ये 1 है, यानी इस चारों को देखा जाए तो 13 का वैल्यू जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 37, ओमूदी के साथ बनने वाला जाविया होता है। ओमूदी का मतलब क्या होता है, आइए हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, जब कोई प्लेन सरफेस हो उस पर कोई जो है सीधी लाइन हो और जो है इस प्रकार जाविया बने तो इसे खड़ा जाविया ओमूदी के साथ बनने वाला जाविया कहते हैं। इसका वैल्यू जो होता है 90 डिग्री होता है। इसे जाविये को दायां जाविया कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 38 नंबर, यहाँ पर 4 अदद दिया हुआ है, चारों में पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। ये 50 पैसा है, ये 5 पैसा है, ये 0.005 है, यानी 5 पैसे से भी काफ़ी कम है और ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इशारिया के बाद 4 अदद है। इशारिया के बाद जितने कम अदद हो वो उतना बड़ा होता है, जितने ज़्यादा अदद हो वो उतना कम होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 39 नंबर, ये जो है बट्टा पर का घटाव है। इसे आइए हम सॉल्व करते हैं। जब हम 11/7 में से 4/7 घटाते हैं तो 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा और 7 अपनी जगह है, क्योंकि नीचे का वैल्यू सेम रहने पर ऊपर ऊपर घटाते हैं। 7/7 1 हो जाएगा। सही जवाब 1 होगा। अगला सवाल है 225 का मुरब्बा जर क्या होगा। मुरब्बा जर बोलते हैं एक ऐसे अदद को जिसे आपस में गुना किया जाए तो 225 हासिल हो। आपको पता होगा 15 को 15 से गुना करने पर 225 आता है, यानी मुरब्बा जर हो जाएगा 15। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 41 नंबर, मुंदरजा झैल में कौन सा ताक अदद है। ताक अदद उसे बोलते हैं जो 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर पूरा पूरा न कटे। ताक अदद की पहचान क्या है कि उसके आखिर में जो इकाई अदद होता है वहाँ 1, 3, 5, 7, 9 हो। अगर 1, 3, 5, 7, 9 में कोई भी एक अदद इकाई अंक में है तो वह ताक अदद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 42 नंबर, बराबर लंबाई और चौड़ाई वाली शक्ल को क्या कहते हैं। मैं एक शक्ल बना रहा हूँ, इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है, ऐसी शक्ल को मुरब्बा कहते हैं। आपको लग रहा होगा इसे हम चौकोर भी बोलेंगे। नहीं, ये जो शक्ल हम बना रहे हैं हम इसे भी चौकोर कह सकते हैं, लेकिन मुरब्बा नहीं, जबकि ये चौकोर भी है और मुरब्बा भी है। कहने का मतलब ये हुआ लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो उसे हम मुरब्बा कहेंगे, चौकोर नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है 43, क्यूबॉइड की शक्ल होती है। क्यूबॉइड कहते हैं घनाभ को जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपस में बराबर हो। क्यूबॉइड की जो शक्ल होती है वो डाइस जैसी होती है। लूडो का जो छक्का होता है जिसे पासा कहते हैं वो क्यूबॉइड शेप का होता है। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में कौन सा दुरुस्त है। यहाँ पर एक तरफ बड़ा है एक तरफ छोटा है, लेकिन 3 गलत है, 1 सही है। हमें उसी की तलाश करनी है। ऐसे जो शेप होते हैं ये बड़ा को बतलाता है, ऐसा जो शेप होता है वो छोटा को बतलाता है। अगर यह याद ना रहे तो इतना याद ज़रूर रखें
कि नोक जिस तरफ है उधर छोटी अदद को लिखेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 78 को बड़ा कर दिया गया है, 87 को छोटा, जो गलत हो जाएगा। यहाँ जो है 54 को बड़ा कर दिया गया है, 45 को छोटा ना करके बड़ा कर दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ 11,111 को बड़ा कर दिया गया है 11,101 से, ये भी गलत होगा। लेकिन ऑप्शन बी जब आप देखेंगे इधर 9,000 है, इधर 6,000 है, यानी 6,009 जो है 9,006 से छोटा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों एक सवाल जो इसमें था, इसमें जो है एक मिसप्रिंटिंग आ गया है। ये 1,000/18 नहीं बल्कि 18/1000 था। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसको इशारिया में तब्दील करना है। जब इशारिया में तब्दील करने की बात आए तो नीचे 3 जीरो है तो ऊपर जो है 3 अदद के बाद इशारिया हो जाएगा। 18 जो है वो 2 अदद है, एक ज़ीरो हम बैठाएंगे तो 0.018 सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है 40 नंबर, चौकोर का चौथा जाविया तलाश करना है। 3 जाविया दिया हुआ है, वो है 125, 75 और 55 डिग्री। आइए चौथा जाविया हम तलाश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे चौथा जाविया तलाश करने के लिए हमने 360 में से तीनों को जोड़कर घटाया है। ऐसा इसलिए किया है कि किसी भी चौकोर के चारों जाविये का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 में जब हमने तीनों को जोड़कर घटाया तो 360 में से 255 घटाने पर 105 आता है। ये भी डिग्री में होगा और सही जवाब हो जाएगा 105 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 47 नंबर, 4 कारकुन किसी काम को 8 दिनों में अंजाम देते हैं तो एक अकेला कारकुन उसी काम का 2 गुना काम कितने दिनों में अंजाम देगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एक काम करने में 4 कारकुन जो है कितने वक्त लेते हैं, 8 दिन का वक्त लेते हैं। पूरा काम एक कारकुन ही अकेले करेगा, 4 कारकुन का बदला तो उसको वक्त लग जाएगा 8 गुने 4 32 दिन। अब सवाल ये है कि एक कारकुन जो है पूरा काम अकेले करता ही है बल्कि उसका 2 गुना काम करता है। दोहरा काम जब करेगा तो 32 को 2 से गुना कर देंगे, 64 दिन लग जाएगा उसे। अगला सवाल है 48 नंबर, इग्लू किसे कहते हैं। इग्लू जो होता है एक घर होता है जो बर्फ का बना होता है। दरअसल ऐसे मुल्क में जहां सालों भर बर्फबारी होती है वे लोग बर्फ के घर को ही बनाते हैं, क्योंकि वहां बर्फ जो है पिघलता नहीं है, टेम्परेचर माइनस में रहता है। अगला सवाल है 49 नंबर, नक्शा खींचने के लिए जो जमा का निशान कब इस्तेमाल होता है। नक्शा बनाने में जमा का निशान अस्पताल को दिखाने में इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है 50 नंबर, मंदरजा झील में कौन सी खरीफ फसल है। एक होती है खरीफ फसल, एक होती है रबी फसल। रबी फसल ठंडी में उगाई जाती है, खरीफ फसल गर्मी में उगाई जाती है। आप गौर करेंगे धान की फसल खरीफ फसल है, यह मार्च अप्रैल में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में ठंडी से पहले काट ली जाती है। बाकी ये सब जो है रबी फसल है, ठंडी के सीजन में पैदा होने वाली फसल है। अगला सवाल है 51, मंदरजा झील में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों धातु जो होता है नॉर्मली काफ़ी कठोर होता है, मजबूत होता है, उसे चाकू से काटना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये वाहिद धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। अगला सवाल है 52 नंबर, परिंदे अपने घोंसले क्यों बनाते हैं। परिंदे जो अपने घोंसले बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए बनाते हैं, बाकी सर्दी से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए वे अपने घोंसले कभी नहीं बनाते। अगला सवाल है 53, माहौलियात और माहौलियात का हयातियाती जुज़्व क्या है। यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो हयातियाती जुज़्व होता है, आइए हम आपको बतलाते हैं।
ये जो होता है वो नबातात होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। मुंदरजा जल में कौन सा फॉसिल फ्यूल है यानी खत्म हो जाता है। फॉसिल फ्यूल उसे कहते हैं जो काफ़ी दिनों तक ज़मीन के अंदर दबा रहे, उसके बाद वो इस्तेमाल हो और उसके ख़त्म होने के बाद दोबारा बनने का इम्कान काफ़ी कम हो, इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अगला सवाल है 55 नंबर, माहौलियात और माहौलियात का जिस्मानी जुज़्व क्या होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो जिस्मानी जुज़्व होता है वो बहता हुआ पानी होता है। अगला सवाल है दहन। दहन का मतलब होता है जलना। हम जो आग जलाते हैं उसे दहन का अम्ल कहते हैं। इसके लिए जो शराइत हैं वो आतिशगीर मादे की मौजूदगी यानी ऐसा मादा जो जलने के काबिल हो। दूसरा है हवा की मौजूदगी। हम जो है ऑक्सीजन की कमी में नहीं जला सकते। जलते हुए मोमबत्ती को गिलास से ढकेंगे तो ये भुत जाएगा। मादे के इग्निशन, दर्जे हरारत का हुसूल यानी कागज़ को जलने का दर्जे हरारत, लकड़ी के जलने के दर्जे हरारत में डिफरेंस होता है। कहने का मतलब यह है कि दहन के अम्ल के जो शराइत हैं उसमें तीनों के तीनों इंक्लूड हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है हयातियात और माहौलियात के बाहमी ताल्लुकात के मुताले को क्या कहते हैं। जो हयातियात और माहौलियात का बाहमी मुताला होता है उसे इकोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है माहौलियाती मसला की मिसाल क्या है। यहाँ पर 3 मसले दिए हुए हैं जो माहौलियाती से संबंधित है, चाहे वो सब्ज स्यारे का असर हो, चाहे वो तेज़ाबी बारिश हो, अम्लीय वर्षा हो, चाहे ओजोन की तह में कमी हो। ये सब जो होता है हमारे इन्वायरमेंटल के हरासमेंट के कारण होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है माहौलियाती इन्हितात की इंसानी वजह क्या है। जो माहौलियाती इन्हितात होता है उसकी इंसानी वजह आबादी का धमाका भी है, काफ़ी तेज़ी से आबादी का बढ़ना भी है, जंगलात की कटाई भी है। जब जंगल कटेंगे तो हमारा माहौल डिस्टर्ब होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, क्योंकि जंगलात जो होते हैं जहरीले गैस को जज्ब करते हैं। शहरकारी भी माहौलियाती इन्हितात की इंसानी वजह है, यानी सही जवाब हो जाएगा मुंदरजा बाला तमाम, ऑप्शन डी। अगला सवाल है मुंदरजा झैल में कौन सी गैस हवा को सबसे ज़्यादा आलूदा यानी गंदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हवा को आलूदा करती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस काफ़ी जहरीली गैस है, यह हवा को बहुत ज़्यादा आलूदा करती है। अगला सवाल है बैलों के ज़रिए गाड़ी को खींचना किस ताकत की मिसाल है। जब बैल अपनी ताकत से गाड़ी को खींचता है तो ये अज़लाती कुव्वत पेशीय बल होता है, जिसे पेशीय बल कहते हैं। अपने आज़ा की कुव्वत से गाड़ी को खींचता है, इसलिए इसे अज़लाती कुव्वत कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है फ़ज़ाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। फ़ज़ाई आलूदगी को दरख्त लगाकर हम कम कर सकते हैं क्योंकि वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला सवाल है सेहराबंदी का क्या सबब है। सेहराबंदी का मतलब क्या होता है, आइए पहले हम ये समझाते हैं। दोस्तों सेहराबंदी बोलते हैं मरुस्थलीकरण को, यानी पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएं, ज़मीन जो है बंजर हो जाए और जो है मिट्टी बालू में तब्दील हो जाए, इसे ही सेहराबंदी कहा जाता है। सेहराबंदी का जो सबब होता है दर्जे हरारत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बारिश कम होती है, क्योंकि पेड़ पौधे के लिए बारिश काफ़ी ज़रूरी है और गर्मी ज़्यादा होने से, बारिश कम होने से उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, यानी हरियाली ख़त्म हो जाती है और सेहराबंदी आ जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 64 नंबर, समुद्रों में पानी की सतह में इजाफे की वजह क्या है। समुद्र जो होते हैं उसके पानी की सतह के इजाफे की जो वजह होती है वो है क़तबी ख़तों में बर्फ़ का पिघलना। जब बर्फ़ पिघलता है तो वो पानी नदी में आता है, नदी से समंदर में जाता है और समंदर में पानी की सतह में इजाफा हो जाता है।
अगला सवाल है, पानी के जो तेजाबी और बुनियादी महलूल होते हैं, घोल होते हैं, बिजली के अच्छे मौसूल होते हैं, उसका कारण है H+OH- आयन की मौजूदगी। यही दोनों जो होते हैं करंट को इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं। अगला सवाल है 66 नंबर, सब्जखोर जानवर को क्या कहते हैं? जो जानवर सब्जखोर होते हैं उसे बुनियादी सारिफ प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। अगला सवाल है, मुंदरजा जल में कौन सा आसमानी जिसमें सितारा है? सूरज जो होता है एक तरह का सितारा होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह जो है कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दहन के लिए ज़रूरी है? दहन का मतलब होता है जलना, इसके लिए ज़रूरी है हवा, क्योंकि हवा नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकता। एक मोमबत्ती जल रहा है, आइए हम इसे गिलास से ढकते हैं, आप देखेंगे मोमबत्ती भूत गया, क्योंकि यहाँ का जो हवा था ये ख़त्म हो गया। अगला सवाल है, कौन सी नुकसानदेह शाह है जो ओजोन की तह से जज्ब होती है? ओजोन जो होता है वो बहुत सारी नुकसानदेह शाह को जज्ब कर लेता है। उसमें एक ये भी होता है अल्ट्रा वायलेट किरण। अल्ट्रा वायलेट शाह जो होता है वो ओजोन ऑब्जर्व करता है। जब वो ज़मीन पर आ जाएगा तो स्किन कैंसर, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। अगला सवाल है 71 नंबर, तअद्दुद। तअद्दुद की इकाई क्या होता है? तअद्दुद को जो मापते हैं हर्ट्ज में मापा जाता है, जिसे हिंदी में आवर्ती, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है 72 नंबर, पौधों से सब्जी खोरों की कितनी तवानाई मुंतकिल होती है? सब्जी खोर ऐसे जानवर को कहते हैं जो सब्जी को खाते हैं, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया। जब पौधे को सब्जी खोर खाएंगे तो 10% जो है तवानाई मुंतकिल होगा, यानी पौधे में जितनी एनर्जी थी उसका 10% जो है सब्जी खोर जानवरों में पहुंच जाएगा। अगला सवाल है, आँख में किसी चीज़ की एक तस्वीर बनती है। आँख में से हम जो कुछ देखते हैं उसकी तस्वीर जो है हमारे रेटिना पर बनती है। यह जो होता है वास्तविक और उल्टा छोटा होता है, यानी ये असली भी होगा, उल्टा भी होगा और छोटा होगा, जिसे हमारा दिमाग महसूस करता है और हम देख पाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नौजवानों के लिए दरअसल में कौन सी खुराक बेहतर है? जो नौजवान होते हैं, किशोर बालक होते हैं, उसके लिए रोटी, दाल, सब्जी ये सब काफ़ी मुफीद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ वाक़ है? इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उत्तराखंड में है, देहरादून में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में वोट देने की उम्र क्या है? हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में वोट देने की जो उम्र है वो 18 साल है। 18 साल के बाद कोई भी वोट डाल सकता है। शेर किस जुमरे में शामिल है? शेर जो होते हैं वो तीसरे दर्जे के सारिफिन होते हैं, क्योंकि वह ऐसे जानवरों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं, और ऐसे जानवरों को भी खाते हैं जो मांसाहारी सानवी सारिफिन होते हैं, यानी यह तीसरे दर्जे के सारिफिन हो गए। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हिंदुस्तान का आइन कब नाफिज होता है? हमारे देश का जो आइन है वो 26 जनवरी 1950 को नाफिज होता है। बात करूं हम 26 जनवरी 1949 की, इस दिन जो है हमारा आइन बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को नाफिज होता है। अगला सवाल है 79, एक कसीरुल सकाफती क्लासरूम, इसे समावेशी वर्ग कहते हैं, में ज़बान के उस्ताद के तौर पर किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देंगे? ज़बान के उस्ताद अगर कसीरुल सकाफती क्लासरूम में जाए तो उसको चाहिए कि बच्चों को ज़बान के इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करे, क्योंकि बच्चे जो हैं अलग अलग कल्चर के वहाँ मौजूद होते हैं। सबको अपनी बातों को कहने का मौका मिलेगा तो सब बच्चे एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगला सवाल है, हिंदी ज़बान के उस्ताद की हैसियत से आपके लिए क्या अहम है? हिंदी हो चाहे उर्दू हो, अगर आप ज़बान के उस्ताद हैं तो सबसे अहम जो होता है वो आयनी इक़दार का इल्म होता है, यानी क़वायदी जो उसूल होता है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है।
अगला सवाल है 81 नंबर, पढ़ाते वक्त आम क्लास में उस्ताद की ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो किस नफ्सियाती हकीकत पर होनी चाहिए? इनफरादी फ़र्क पर, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सब एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंस रखते हैं। उसी इंडिविजुअल डिफरेंस के मुताबिक उसे तालीम दी जानी चाहिए, क्योंकि सबके समझने की कैपेबिलिटी एक दूसरे से अलग होती है। अगला सवाल है 82 नंबर, अपने क्लासरूम में एक जामे माहौल पैदा करने के लिए आप किस चीज़ को सबसे अहम समझते हैं? एक जामे क्लासरूम है, हम जो है अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बहुत सारे ऑप्शन को अपनाएंगे, लेकिन सबसे बेहतर ये होगा कि हम ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म के समी व बसरी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो जामे माहौल पैदा करने की बात कर रहे हैं यह तभी पॉसिबल होता है जब हम अलग अलग तरह के अशिया का इस्तेमाल करते हुए तालीम दें। अगला सवाल है 83, स्पीयरमैन जो एक मनोवैज्ञानिक थे, इसके मुताबिक इस्तेदलाल करने और मसाइल को हल करने की सलाहियत क्या कहलाता है? इस्तेदलाल करने और मसाइल को हल करने की सलाहियत जो होता है वो आंसर जी कहलाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है 84 नंबर, प्राइमरी सतह पर मुहावरों और ज़रबुल मसल की तालीम के हवाले से आपके लिए सबसे अहम क्या है? सबसे अहम यही होगा कि सियाको सबाक में मुहावरों और ज़रबुल मसल को समझना और उसको इस्तेमाल करना। यानी मुहावरे है 9 2 11 होना, कोई ज़रबुल मसल है एक पंथ दो काज, इन सब का अगर आप आम बोल चाल में इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे उसको समझने लगेंगे और ख़ुद भी इस्तेमाल करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है पियाजे के मुताबिक ज़बान दूसरे इल्मी निज़ामों की तरह माहौल के साथ तामिल के ज़रिए तरक्की करती है। सही जवाब हो जाएगा तामिल के कारण ही जो है ज़बान जो है इल्मी निज़ामों की तरह माहौल के साथ तामिल करता है। अगला सवाल है इस्लाही तालीम की कामयाबी का इन्हिसार किस पर होता है? इस्लाही तालीम की कामयाबी का इन्हिसार मसाइल की वजूहात की दुरुस्त शनाख्त पर होता है। इस्लाही तालीम की कामयाबी का इन्हिसार मसाइल की वजूहात की दुरुस्त शनाख्त पर होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है बोलने की महारत में अहम क्या होता है? बोलने की महारत में जो सबसे ज़्यादा अहम होता है वो है सियाको सबाक और सूरत हाल के मुताबिक बात करने के काबिल होना। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है 88, मुंदरजा झैल में कौन भूलने का सबब नहीं है? मुंदरजा झैल में भूलने का जो सबब पर हम गौर करेंगे वो है उस्ताद की काबिलियत। बाकी जो सीखने की मिकदार, तकरार की कमी, जहनी कशमकश, इन सब वजूहात से कोई भूल सकता है, लेकिन उस्ताद की काबिलियत जो है भूलने का सबब नहीं है। अगला सवाल है उस्ताद नज़्म ज़ब्त का मसला हल कर सकता है? आप उस्ताद हैं, आपको नज़्म ज़ब्त का मसला हल करना है, क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखना है, आप क्या करेंगे? क्या आप बच्चे को क्लास से निकाल देंगे? क्या सख्त सज़ा देंगे? क्या हेड मास्टर से शिकायत करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि आप बच्चों के साथ अगर हमदर्दी करते हैं तो आप नज़्म ज़ब्त बाकी रख सकते हैं। अगला सवाल है 90 नंबर, जब कोई बच्चा नाकाम हो गया तो इसका मतलब क्या है? एक बच्चा है जो फेल कर गया, इसका मतलब होता है कि ये फेल सिस्टम हो गया है, आपने बच्चे को वो तालीम नहीं दी जिसकी उसे ज़रूरत थी। दोस्तों, क्लासरूम में तलबा से कहा गया कि अपने काम से मुख्तलिफ नमूनों को एक नोटबुक में जमा करें ताकि वे अपने कम्युनिटी के लिए तैयार कर सके। इस किस्म की सरगर्मी जो होती है पोर्टफोलियो की तखसीस कहलाती है, क्योंकि पोर्टफोलियो में ही इस तरह के रिकॉर्ड इकट्ठे किए जाते हैं, क्योंकि इसे देखकर उसके पास्ट को पता लगाया जा सके। अगला सवाल है रियाजी का मसला हल करने के लिए बिल्कुल जद्दोजहद कर रहा है, कौन? राजेश। इसकी अंदरूनी ताकत जो इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करने पर मजबूर करती है उसे तहरीक कहते हैं। यानी आखिर वो कौन सी ताकत है जो राजेश को रियाजी के मसले हल करने पर मजबूर कर रही है? ये उसकी तहरीक है। अगला सवाल है 93, वजाहत, तखमीना या कंट्रोल
मफरूजा डैश के मकासद हैं। ये सब जो होता है साइंसी तरीका होता है। अगला सवाल है, सुस्त सीखने वाले बच्चों की अहम खुसूसियत क्या है? ऐसे बच्चे जो धीरे धीरे सीखते हैं, इसकी जो खुसूसियत होती है कि उनमें किसी किस्म की माजूरी है। इसी वजह से उसके सीखने और तालीमी कामयाबी को मुतासिर करने की तहरीक धीरे है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब यह है कि जो बच्चे सुस्त सीखते हैं उसके अंदर की जो माजूरी है, अगर हम उसे तलाश कर दूर कर दें तो वे बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह अच्छे से सीखने वाले हो जाएंगे। अगला सवाल है, ज़बान में मुसलसल और जामे तशखीस का मकसद क्या है? ज़बान में मुसलसल और जामे तशखीस का मकसद होता है बच्चों की ज़बान सीखने के अमल को जानना और समझना। मुसलसल का मतलब होता है लगातार, जामे का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। यानी बच्चों का जब आप मुसलसल और जामे तखसीस करेंगे तो उसके हर पहलू को आप गौर करेंगे तो आप उसके सीखने के अमल को जानेंगे भी समझेंगे भी। अगला सवाल है तिलावत। तिलावत कहते हैं रीडिंग को। इसका असल मकसद क्या है? तिलावत का जो असल मकसद होता है पढ़ने में जो बच्चों की हिचकिचाहट है उसे ख़त्म करना। अगला सवाल है, याददाश्त के तहत होता है। याददाश्त कहते हैं याद रखने को। इसके तहत जो होता है बरकरार रखना और याद करना होता है। अगला सवाल है, 98 नौजवानों के दौरान कई किस्म के तनाव और इज़्तिराब होते हैं, असातिज़ा को क्या चाहिए? नौजवानों के दौरान जो बहुत किस्म के तनाव और इज़्तिराब हैं उसको चाहिए कि वो हमदर्दी के साथ काम ले और बच्चों के साथ उसके दोस्त के जैसा बर्ताव करके उसे आगे बढ़ाएं। अगला सवाल है, लेव वाइगोत्स्की के इस ज़बानी मुकालमे को क्या कहते हैं जो बच्चों के अपने साथ होते हैं? ये जो होता है उसे ज़ाती गुफ्तगू कहते हैं। इसका मतलब होता है खुद से बात करना। जवानी में मुंतकली का आगाज़ करने वाले दौर को क्या कहते हैं? जवानी में मुंतकली का जो आगाज़ होता है उसे जवानी कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कंप्लीट तैयारी के लिए विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा कंप्लीट नोट्स के लिए आप हमसे जरूर संपर्क करें 7631314948 पर। पाठ्यक्रम आधारित संपूर्ण अध्ययन सामग्री के माध्यम से कम समय में आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे और अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे और राज्यकर्मी का सपना आपका पूरा हो पाएगा। दोस्तों इस सक्षमता परीक्षा के नोट्स और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को भी विजिट करें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।